Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Floral Bio Canvas. In today's video, we are going to do a quick recap of Heredity and Evolution chapter of Standard 10th. Now, as you all are heading towards your board exam, so this video is just for revision. You all have studied throughout the year. So just see for revision, and this video will make sure your 3 or 4 marks from this chapter. Now you all have to utilize your time, and whatever you have studied you have to just revise so that you can give your best in your exam. So starting with the video, we will be covering most important topics and all the important aspects from this chapter. Okay, so when we talk about heredity, it is the transmission of biological character from one generation to another via gene, from parent to offspring. जैसे हमारे आँख का कलर, बाल का कलर, everything is because of the responsible gene for that particular character. And we also have to keep in mind father of genetics, Gregor John Mendel. So he is father of the genetics. MacLeod and McCarthy, they prove that except virus, all living organisms have DNA as their genetic material. Moving further, the utmost important topic from this chapter is transcription, translation and ट्रांसलोकेशन. वी टॉक अबाउट ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, लेट्स सी. नाउ हमारे न्यूक्लियस में डीएनए है, तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. अब रेप्लिकेशन होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन के दौरान पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज़ दिस सेंट्रल डॉग्मा. तो हम देखते हैं डीएनए से आरएनए फॉर्म होगा, आरएनए एंड आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा. दिस इज कमिंग अंडर सेंट्रल डॉग्मा कि उसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है एंड ट्रांसलेशन हो रहा है. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड अलॉन्ग विद दैट प्रोटीन सिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस. जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो ये प्रोसेस है जिसमें आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन. अब न्यूक्लियस में हमारा ये प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का एक स्ट्रैंड यूज़ करके हम अपना एमआरएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहे हैं. ओके, बस इसमें न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस आ जाता है. जैसे कि उसमें थाइमिन रहता है, यहाँ पे यूरासिल हाइड्रोजन बेस आ जाता है. दैट्स द डिफरेंस इन एमआरएनए स्ट्रैंड. सो लेट्स सी इट. यहाँ पे हम समझते हैं जैसे कि हमने देखा कि ये प्रोसेस हो रहा है न्यूक्लियस में एक डीएनए स्ट्रैंड को यूज़ करके हम अपना एमआरएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहे हैं. हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये एमआरएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है. दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. अब एक बार एमआरएनए बन गया तो ये आ जाएगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, फिर होगा हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस. ओके, नाउ ये एमआरएनए के ऊपर जो हमारा एमआरएनए स्ट्रैंड फॉर्म हुआ, इसके ऊपर अभी कोडॉन्स है. कोडॉन, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड दैट कोड्स फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड. ठीक है, इसके पास कोड है, दैट इज़ पर्टिकुलर मैसेज फॉर दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड, बिकॉज नाउ द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस. तो जो एमआरएनए है वो आ जाएगा हमारे साइटोप्लाज्म में. एमआरएनए स्ट्रैंड के पास कोडॉन है. अब टीआरएनए, दिस इज़ द टीआरएनए. ये टीआरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड लाएगा एंड दिस राइबोसोम इज अटैच टू दिस एमआरएनए स्ट्रैंड. टीआरएनए के पास अमीनो एसिड के साथ साथ एंटीकोडॉन है एंड दिस एंटीकोडॉन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस कोडॉन. सो ये कोडॉन्स एंटीकोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. कम अक्रॉस दिस ट्रांसलोकेशन वर्ड. तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि राइबोसोम का मूवमेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए स्ट्रैंड टू अनदर. हमारा जो राइबोसोम है ये एमआरएनए स्ट्रैंड के एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है. इस मूवमेंट को हम ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं. इसी के दौरान जब टीआरएनए आके अटैच होते जा रहे हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, और इसी को हम बोलते हैं प्रोटीन. अमीनो एसिड विल बी कनेक्टेड टू अनदर एंड देयर विल बी लॉन्ग चेन फॉर्मेशन. ये अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड है. सो दिस वे द प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस बाय यूजिंग दिस एमआरएनए स्ट्रैंड जिसके पास कोडॉन है. टीआरएनए लाता है एंटीकोडॉन, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एंड देयर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस. वी आर गोइंग टू सी अनदर कंसेप्ट दैट इज म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या है, कोई सीक्वेंस है, इट इज़ द नॉर्मल सीक्वेंस TAACT. ओके, बट यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई बेस पेयर चेंज हो गया, कोई भी चेंज हो सकता है एंड उसकी जगह पे दूसरा आ गया, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ म्यूटेशन. दिस इज़ द मेन सीक्वेंस, उसकी जगह पे कुछ और आ गया तो ये चेंज हो गया, सीक्वेंस उसका चेंज हो गया, चेंज इन बेस पेयर, इट इज़ टर्म्ड एज म्यूटेशन. एग्जाम्पल गिवन फॉर म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया में क्या म्यूटेशन होता है कि 6th पोजीशन ग्लूटामिक एसिड इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय वैलिन.
तो 6th पोजीशन पे जो ओरिजिनल प्रेजेंट था वो अभी रिप्लेस हो गया है, तो इसी की वजह से ये सिकल सेल एनीमिया हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एवोल्यूशन, सो वी विल बी स्टडिंग लाइक अ स्टोरी व्हाट दिस एवोल्यूशन इज ऑल अबाउट। इट इज अ ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, इज टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हम जैसे बोलते हैं कि लाइफ ऑल ऑफ सडन नहीं आ गई, चेंजेस दैट इज टेकिंग प्लेस एंड ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम वी सी दैट एवोल्यूशन और ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व्ड इन दैट वे। ओके, सो ऑल ऑफ सडन लाइफ अराइज नहीं हुई, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन से फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, फिर उसमें रिएक्शंस हुए, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज वगैरह। जैसे कि इसमें मेंशन किया 3.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ हैज़ नॉट बीन एग्जिस्टेड ऑन अर्थ, लाइफ नहीं थी। तो क्या हुआ, जैसे कि ओशन में जो भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उनके बीच में रिएक्शन हुआ एंड देन प्रिमिटिव सेल्स फॉर्म हुए। प्रिमिटिव सेल्स से धीरे धीरे करते करते इवोल्यूशन होते होते देयर वर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज लाइक हाउ द इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस। और जब ऑर्गेनिजम्स आते गए तो उसमें जो फिट था, जो अडेप्ट कर पाता था उस कंडीशन में, वो सर्वाइव करता गया। दे वर कमिंग अंडर नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब वो उस सिचुएशन में एडजस्ट हो जा रहे हैं, वो सिचुएशन में सर्वाइव कर पा रहे हैं, दे आर फेवरेबल टू दिस नेचुरल सिलेक्शन। एंड जो अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे दे वर नॉट फिट टू सर्वाइव देयर। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लिविंग मटेरियल दैट इज प्रोटोप्लाज्म से फिर उसकी वजह से यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए एंड ग्रेजुअली यूनिसेलर से फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते गए। सो दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन, थियरी ऑफ इवोल्यूशन यू कैन मेंशन। देन एनिमल्स में भी यूनिसेलर, फिर मल्टीसेलर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म। देयर आर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी कम अक्रॉस इन एनिमल्स। सेम फॉर प्लांट्स। प्लांट्स में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है कि प्लांट्स में जो हमारा प्रिमिटिव लाइक यूनिसेलर प्लांट्स देन कॉम्प्लेक्स करते करते देयर आर डिफरेंट वेराइटीज दैट वी सी और कम अक्रॉस इन प्लांट. So this is all in general about evolution that you have to keep in mind. There are different evidences of evolution. So first one is morphological evidence. Morphology means external form or appearance, like whenever we are studying about its external form, it could be plant or animal, so that is coming under morphology. We are seeing this in morphology के context में इनका mouth का position, we can see the eyes, position of eyes, and we can see the ears, they are located on the same position. एंड हम बात करें लीव्स की, तो लीव्स में जो वेनेशन होते हैं, दिस वेन्स फॉर डिफरेंट लीव्स इट इज़ फाउंड टू बी सेम. लॉजिकल एविडेंस से ये प्रूफ हुआ कि देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड दे मे हैव कॉमन एंसेस्टर्स, मतलब इनका ओरिजिन सेम हुआ रहेगा एंड इनके कुछ कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे. ओके, देन द नेक्स्ट एविडेंस इज एनाटॉमिकल एविडेंस. एनाटॉमिकल, व्हेन आई से एनाटॉमी इट मीन्स द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. वी आर सीइंग ह्यूमन हैंड, कैट्स फोर, लेटेजियम ऑफ बैट, फ्लिपर्स ऑफ व्हेल. तो इनके जो स्ट्रक्चर्स है जो उनके मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, फ्लाइंग के लिए, हाथ काम करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो ये सब बाहर से डिफरेंट है, बट हम जब इनके इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इनका बोन्स और जॉइंट्स सभी सिमिलर हैं. इनका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बोन्स और उनके जॉइंट्स सिमिलर है, समवॉट दे आर सिमिलर. सो दिस वे द इंटरनल स्ट्रक्चर इज सिमिलर इन दीज ऑर्गेनिजम्स एंड दिस इंडिकेट्स दे मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर. They may also have some common ancestors. On to the next one, that is vestigial organ. When we talk about vestigial organs, so these are degenerated or underdeveloped useless organs. कुछ ऐसे organs जिनका use नहीं होता तो वो degenerate हो गए हैं और they are underdeveloped useless organs. They are not well developed. और ये धीरे धीरे degenerate हुआ है. Like it is not all of sudden process. It is taking place gradually. और ये जो changes हो रहे हैं किसी भी organism के tissue या organ में, ये एकाएक नहीं हो गया. इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट इज टेकिंग प्लेस इन ऑर्गेनिज्म. तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स देखिए तो जैसे कि अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन बट इट इज़ यूजफुल टू रिमेनेंट. रिमेनेंट्स मीन्स जो काउ बफेलो है बिकॉज दे हैव जस्ट सेल्यूलोज, सो देयर इट इज़ हेल्पफुल. सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना. सो ईयर पिना इट इज़ यूजलेस टू ह्यूमन बिकॉज हम मूव नहीं करते अपने ईयर्स को. डॉग्स एंड कैट्स ऑफ ईयर पिना दैट हेल्प्स देम टू मूव देयर ईयर. हम उनको बुलाते हैं तो दे मूव देयर ईयर्स. So this is how it is helpful to them. Then also there is the vestigial organs like tailbone, wisdom tooth. किसी में नहीं रहता, किसी में अगर आ जाते तो it pains a lot, फिर वो निकलवाना पड़ता है. And body hairs present in human body. These are the examples of vestigial organs.
Moving further, here comes the paleontological evidence. Paleontological evidence means fossil evidence. कैसा हुआ कि जैसे कि कहीं पे अगर बाढ़ आ गया है, earthquake, any kind of disaster is happening और taking place, तो उस समय क्या होगा, जो भी जानवर पे हैं वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे और दबने के बाद उनका जो इम्प्रेशन फॉर्म होगा, उनका इम्प्रेशन क्रिएट होगा एंड दैट इम्प्रेशन इज नोन एज द फॉसिल. सो उस फॉसिल से हम उनका एज पता लगा सकते हैं कि ये फॉसिल कितना पुराना है, ये एनिमल कब का रहा होगा. The remnant and impression of such organisms remain preserved underground. These are called as fossils. तो जो impression form हुआ, जो organisms दब गए थे, इन्हीं को हम जानते हैं ऐसा fossils. They are only known as fossils. ना कोई भी fossil से हम उनकी एज बता सकते हैं कि वो जानवर कितना पुराना रहा होगा. जैसे इट इज़ कमिंग अंडर कार्बन डेटिंग टेक्निक. कार्बन डेटिंग टेक्निक में क्या होता है, कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ले रहा है, तो ये प्लांट कहीं ना कहीं किसी जानवर से खाया जाएगा. एनिमल विल कंज्यूम दैट प्लांट. सो अगर किसी जानवर ने किसी प्लांट को खाया तो वो कार्बन तो अमाउंट उनके बॉडी में भी गया. दिस कार्बन इज प्रेजेंट इन टू फॉर्म, दैट इज C12 एंड C14. सो C12 इज द नॉर्मल फॉर्म, C14 इज द रेडियो एक्टिव विच इज़ अनस्टेबल. तो अभी किसी जानवर की बॉडी में दोनों फॉर्म प्रेजेंट है, C12 भी और C14 भी, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कांस्टेंट रेशियो कांस्टेंट रहती. बट वो ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी तो क्या होगा कि C12 नॉर्मल रहेगा, तो C14 की रेशियो चेंज होती जाएगी बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल एंड इट रेडियो एक्टिव. रेशियो चेंज हो रहा है अभी, इसको पता लगा करके हम वो जानवर कितना पुराना है ये बता सकते हैं. दैट इज कमिंग अंडर कार्बन डेटिंग टेक्निक. टॉपिक दैट इज कनेक्टिंग लिंक. ऑर्गेनिज्म है एक बात का ऑर्गेनिज्म, बट उनके बीच में भी एक ऑर्गेनिज्म है जो दोनों की सिमिलैरिटीज, दोनों की तरह कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं, तो इसी को हम बोल रहे हैं कनेक्टिंग लिंक. प्लांट्स एंड एनिमल्स शो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन सिमिलर टू अदर ग्रुप्स, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक. हियर दे हैव गिवन एग्जाम्पल पेरिपेटस. कंसिडर करते हैं पेरिपेटस बीच में है, इज शोइंग द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स. हाउ इट इज कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, thin cuticle segments which is seen on the body, thin cuticle, thin skin, parapodia that is for locomotion is found. Animal shows tracheal respiration by trachea, and open circulatory system which is similar to orthopoda. This indicates that peripatus is connecting link between the annelida and orthopoda. तो इसका annelida एंड ऑर्थोपोडा इज कॉकरोच, तो वो शो कर रहा है ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड क्या ओपन सर्कुलेटरी, तो इसके पास भी है. इन द सेंस अर्थवॉर्म, वी आर कंसिडरिंग हियर अर्थवॉर्म के पास सेगमेंटेड बॉडी है, थिन क्यूटिकल है एंड पैरापोडिया, जो कि इसके पास भी है. सो इससे ये आया फिर, तो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. देयर इज अनदर एग्जांपल डक बिल्ड प्लेटिपस, एग्स, तो इट इज़ द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय रेप्टाइल्स. और ये कनेक्टिंग लिंक शो करते हैं विथ मैमल्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड हेयर. सो दीज आर द कनेक्टिंग लिंक एग्जाम्पल्स यू कैन कीप इन योर माइंड, दैट इज ऑफ पेरिपेटस एंड डक बिल्ड प्लेटिपस बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. Then comes embryological evidence. See here different organisms, but जो उनका initial stage है that is of embryo. यहाँ पे सबके embryo same ही दिख रहे हैं, तो we cannot distinguish out कौन सा organism कौन सा है, but gradually there will be change or difference we can observe. So ये जो इनका starting का phase है which is showing similarity in the initial stage, that indicates the common origin of these animals. Organisms may have common origin. तो ये है embryological evidence. Darwin's theory of natural selection. So he have said that the survival of the fittest and also the titled by origin of species, इनकी बुक है. तो ये बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किस सेंस में, जैसे कि कोई भी प्लांट ग्रुप या एनिमल्स ग्रुप है कर पाएगा, उस सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएगा, दे विल बी फिट टू सर्वाइव और एल्स दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. Now there is always competition for food, shelter, mating, everything. So the organisms have to fulfill all these criteria, like they are overcoming all these criteria, तो वो फिर reproduce करेंगे and after there will be new species formation, then they will be overcoming all these challenges again. So here the survival of the fittest is taking place, but there were certain objections on Darwin's theory. पहला objection था कि natural selection is not the only factor responsible for evolution, because there are other factors like mutation and other factors that is also responsible for this evolution. Then the second objection is Darwin did not mention any explanation about useful and useless modification. इन्होंने कोई explanation नहीं दिया इसका. And the third point is there is no explanation about slow or abrupt changes. जो fast और धीरे changes हो रहे हैं उनका कोई explanation इन्होंने mention नहीं किया था.
Then comes Lamarckism. Saying about Lamarckism, he gave the theory of acquired inheritance. Now he says use and disuse of organs. मतलब अगर हम किसी ऑर्गन को बहुत ही ज़्यादा यूज़ में ला रहे हैं तो वो डेवलप हो जाएगा, बट अगर किसी बॉडी पार्ट्स या किसी ऑर्गन को हम बहुत कम यूज़ कर रहे हैं तो दैट विल डीजनरेट और इट विल बी नॉट फंक्शनल. द नेक ऑफ जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशन. पहले जो टॉल ट्रीज थे उसके पत्तों पे जिराफ को फिट करना पड़ता था एंड उसकी वजह से उनके नेक स्ट्रेच करने पड़ते थे. सिमिलरली शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ have become very strong due to frequent hammering movement. तो जो आयरन स्मिथ थे उनके जो शोल्डर्स थे स्ट्रॉन्ग हो गए क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली हैमरिंग करते थे. फिर जो हमारे बर्ड्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच एंड इमू, इनके जो विंग्स है वो वीक हो गए क्योंकि उनका यूज़ नहीं करते थे. फिर इन्होंने एग्जांपल दिया है कि स्वैन एंड डक के जो लेग्स थे ये यूज़फुल हो गए बिकॉज एज दे यूज टू स्विम इन वाटर देयरफॉर दे वर यूजफुल फॉर स्विमिंग. ऑल द एग्जाम्पल्स आर टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. दिस इज द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. एक्वायर्ड कैरेक्टर जो कैरेक्टर्स हमें बर्थ के बाद मिल रही है. ऐसा नहीं होगा ना कि बर्थ के बाद मैंने डांस सीखा और मैं डांस अच्छा कर पाती हूँ तो आई एम गुड एट डांसिंग, बट मेरे बच्चे भी डांस में अच्छे रहें. दिस इज़ व्हाट हिज थियरी स्टेट्स. नाउ लेट्स सी हियर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डिग्रेडेशन ड्यू टू नॉट इन यूज वॉज वाइडली एक्सेप्टेड. दिस थियरी वॉज एक्सेप्टेड बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वॉज रिजेक्टेड. दिस वॉज रिजेक्टेड कि ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं. Okay, so this was all about Lamarckism. Moving further, speciation, that is formation of new species of plant or animals. It is because of geographical isolation or functional isolation. तो कहीं पे भी plant और animals की species बन रही है तो that is coming under speciation. We will be thoroughly studying about the human evolution. It is very short and easy. We will be quickly revising through this picture. Here 7 crore years ago dinosaurs disappeared हो गए थे और फिर monkey like animals, we can see monkey like animals evolved. उसके बाद 4 करोड़ ईयर्स एगो इजिप्टोपिथिकस टेल था, ये डिसअपियर्ड हो चुका था तो इनके पास टेल नहीं था. इजिप्टोपिथिकस के पास टेल नहीं था. फिर इजिप्टोपिथिकस के बाद आया ड्रायोपिथिकस. ये ड्यूरेशन में यूज टू बी ड्राई क्लाइमेट, तो वो जो थे पेड़ पे रहने के बजाय दे यूज टू बी ऑन लैंड एंड उनका पोस्चर धीरे धीरे इरेक्ट होता गया. देयर द डेवलपमेंट ऑफ लुम्बर बोन्स स्टार्टेड टेकिंग प्लेस एंड इनका पोस्चर थोड़ा इरेक्ट होने लगा एंड दे स्टार्टेड यूजिंग देयर हैंड्स. ओके, बाद आया रैमापिथिकस. ये पहला रिकॉर्ड है ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिजम्स की तरह. फर्स्ट रिकॉर्ड फाउंड टू बी ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म. फिर आया ऑस्ट्रेलोपिथिकस. तो ये थोड़े और भी इरेक्ट हैं, इनके ब्रेन भी डेवलप्ड हो चुकी थी एंड इंटेलिजेंस थोड़े बढ़ चुके थे. उसके बाद आया स्किल्ड ह्यूमंस. स्किल्ड ह्यूमंस ऐसे थे कि इनके इंटेलेक्चुअल बढ़ ही चुकी थी. दे स्टार्टेड यूजिंग देयर हैंड्स, दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स एक्सेट्रा. Then comes Homo erectus. This group is termed as Homo erectus. ये erectus it means to stand erect, straight खड़े होने लगे थे. They were having the erect posture. Then comes the Neanderthal. They were coming under wise man. Then comes Cro-Magnon man. They were very close to the modern man. के बाद जो भी डेवलपमेंट्स हुए जैसे 50,000 40,000 उसके बाद होते गया तो उसमें क्या हो गई, जैसे राइटिंग स्किल डेवलप हो गए, वो टूल्स बनाने लगे, अपने हाथ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे, अपने इंटेलेक्चुअल का यूज़ करने लगे, practicing agriculture, they started developing cities, industries develop हुए and धीरे धीरे human evolution होता गया. So this is the current scenario where practice करने लगे, history आई, then industrial development, cities developed, for the development took place. So this all you can mention in your this part, human evolution. Short recap of this entire chapter, the important points or concepts which you can revise. Hope so this video will be helpful for you. Please hit the like button and subscribe to my channel for more new videos. Thank you.